वेलकम बैक टू आवर चैनल एंडलेस लर्निंग। हम लोगों ने रिसर्च की क्लास स्टार्ट की है। तो इसमें जो रिसर्च की क्लास है, इसमें हमने जो पिछले वाले सेशंस कुछ किए थे, तो हमें टेक्निकल इशू आया था लास्ट वाले सेशन में। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो आप हमारी टेलीग्राम ज्वाइन इस वाली लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप लोगों ने हमारा इंस्टा का पेज लाइक नहीं किया है तो आप इंस्टा पे हमें यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट वाली क्लास जो थी हमारी, दैट वाज रिगार्डिंग द ओवरव्यू ऑफ द स्टेप्स ऑफ द रिसर्च। तो हम लोगों ने लास्ट वाली क्लास में देखा था कि जो रिसर्च के स्टेप्स हैं कौन कौन से हैं। एंड हम लोगों ने एक स्टेप जो था वो हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, राइट। तो मैं जल्दी से इस स्टेप के बारे में, पहले वाले स्टेप के बारे में आप लोगों को बोलूँगी कि वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को ये भी समझाया था कि वाई इट्स आइडेंटिफिकेशन, वाई नॉट सिलेक्शन, राइट। सिलेक्शन सिलेक्शन जो है वो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं और आइडेंटिफिकेशन कहाँ पे यूज़ करते हैं, राइट। तो सिलेक्शन जो मैंने आप लोगों को कहा था कि सिलेक्शन जो है वो हम यूज़ करते हैं जब हमारी सिचुएशन जो होगी दैट सीम्स टू बी होमोजीनियस, ठीक है। तो होमोजीनियस सिचुएशन में हम सिलेक्शन वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब हमारी सिचुएशन हेटेरोजीनियस होगी तो हम हेटेरोजीनियस सिचुएशन में क्या वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि व्हाट्स प्रॉब्लम इन आवर रिसर्च। रिसर्च में हम प्रॉब्लम का दूसरा नाम जो लेते हैं दैट इज़ इट्स वेरिएबल, ठीक है। तो हमने ये भी देखा था कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल के बारे में, मतलब वेरिएबल जो है वो उसके बारे में हम अलग से एक क्लास लेंगे कि वेरिएबल किस किस तरह के वेरिएबल्स हमें रिसर्च में होते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल के बाद हम लोगों ने जो लास्ट वाली क्लास में देखा था दैट वाज कि जो टाइटल हम लिखते हैं, ठीक है, जो मतलब रिसर्च टाइटल हम लिखते हैं उसमें क्या क्या होना चाहिए। रिसर्च टाइटल जो है उसमें क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए। तो हम लोगों ने 3 ज़रूरी चीज़ें उसमें देखी थी। फर्स्ट इज़ कि जो मतलब इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वेरिएबल्स कि हम किस वेरिएबल पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको फिर से रिकैप्चुलेट करते चलूँगी कि वेरिएबल जो है, वेरिएबल हम उस एंटिटी को कहते हैं जो चेंज होगा, ठीक है, विच वेरीज, ठीक। तो जिसका इसका एक फीचर है कि इट चेंजेस, ठीक है। तो सेकंड जो हम लोगों ने देखा था कि टाइटल में सेकंड इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, दैट्स रिगार्डिंग द पॉपुलेशन, ठीक है। हम किस पे काम कर रहे हैं, हमारा जो वेरिएबल हैं ये किन में हम देखना चाहते हैं। एंड द थर्ड इज़ कि हम किस टाइप का रिसर्च करना चाहते हैं, वेदर इट्स एक्सप्लोरेटरी, वेदर इट्स डिस्क्रिप्टिव या कोरिलेशनल स्टडी है। तो हम ये भी देख रहे हैं, ये भी हम टाइटल में ही दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद मैंने आप लोगों को ये भी कहा था, डोंट एवर मेंशन या डोंट एवर स्टार्ट द टाइटल विद द वर्ड टू से आप कभी भी टाइटल स्टार्ट नहीं करोगे, बिकॉज टू जो है, टू से हम ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं और टू जो है टू हमें बोलता है कि इसका कुछ मतलब स्पेसिफिक पिन पॉइंटेड, यानी कि जिनको हम कहते हैं तो पिन पॉइंटेड टू होता है। टू से हम ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं, ना कि हम इसको क्या कहेंगे कि टाइटल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये था रिकैप्चुलेशन जो हमारी पिछली वाली क्लास से था, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप जो है दैट्स द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। जो दूसरा स्टेप हमारी रिसर्च में है कि हम क्या करते हैं, वी फ्रेम द टेनिटेटिव गेस, हम ये कह सकते हैं, वी गेस द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। जो हमारी प्रॉब्लम है, इन हैंड प्रॉब्लम है, तो उसका हम गेस देते हैं, टेनिटेटिव सोल्यूशन देते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं कि अगर आप देखोगे कि हाइपोथेसिस का हम एक नाम देते हैं कि इट्स द टेनिटेटिव सोल्यूशन,
ठीक। दूसरा हम कहते हैं कि इट्स द गेस वर्क, ठीक। या आप इसको ये भी कह सकते हो कि इट्स द इंटेलिजेंट गैस, ठीक है, या एजुकेटेड गैस जिसको आप कहोगे, ठीक। तो अगर आप देखोगे कि जो हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस हम क्या लेते हैं कि जो भी आपकी प्रॉब्लम, इन हैंड प्रॉब्लम है, उसके उसका आप क्या सोल्यूशन दे रहे हो। और अगर हम ले रहे हैं कि एक टेनिटेटिव है, दैट मीन्स हाइपोथेसिस फाइनल सोल्यूशन नहीं है आपकी प्रॉब्लम का। तो फाइनल सोल्यूशन स्टिल यू हैव टू फाइंड। तो आप कैसे फाइंड कर रहे हो? व्हेन यू टेस्ट द हाइपोथेसिस, ठीक है, समझ आया। तो जब आप हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हो तभी आपका जो सोल्यूशन है दैट विल बी द फाइनल सोल्यूशन। तो इन while टेस्टिंग द हाइपोथेसिस इट विल बी क्लियर टू यू पीपल कि जो आपने गेस किया है, जो आपने हाइपोथेसिस बनाई है, वेदर दैट्स करेक्ट और दैट इज़ इनकरेक्ट, ठीक है, समझ आया। ओके। सो जो फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस है, इसको हम सेकंड स्टेप लेते हैं रिसर्च में, ठीक है। तो फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस हम कह रहे हैं कि टेस्ट हमें करना है। टेस्टिंग के लिए, फॉर टेस्टिंग हमें क्या चाहिए कि हमें डेटा चाहिए, ठीक है। डेटा जो होता है दैट्स इन द नंबर फॉर्म, हमें नंबर फॉर्म में कुछ चाहिए, तभी हम किसी को मतलब वो हाइपोथेसिस टेस्ट कर सकते हैं, ठीक। सो यानी कि जो डेटा है, जो हमें नंबर फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में डेटा है, उस पे हम कुछ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं। और वो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आपको वेरी कर रहे हैं फ्रॉम मीन, इवन हमारे पास आजकल सैम है, ठीक है। तो बहुत सारी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं, आपके पास मीन है, आपके पास मीडियन है, आपके पास मोड है जो इजी है, या आपके पास टी टेस्ट है, आपके पास एनोवा है, ठीक है, आपके पास मनकोवा है, आपके पास एनकोवा है। तो ये बहुत सारी साइन टेस्ट हैं आपके पास, ये हम देखेंगे आगे भी। तो इनसे हम ये हमारे पास स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं, इनसे हम टेस्ट करते हैं डेटा को, ये अप्लाई हम करते हैं डेटा पे। तो उसके ज़रिए हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं वेदर आवर टेंटेटिव गेस इज़ करेक्ट और नॉट, ठीक है, समझ आया। तो मीन्स कि जो मीन्स इसका मतलब है कि जो हाइपोथेसिस हम बनाते हैं वो हम कौन से डेटा के लिए बनाते हैं, जो न्यूमेरिकल डेटा हो, यानी कि हमारी जो रिसर्च जो होगी, जब वो क्वांटिटेटिव रिसर्च होगी तभी हम हाइपोथेसिस फ्रेम कर सकते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च में आप हाइपोथेसिस फ्रेम नहीं करते हैं, ठीक है। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए हमें ज़रूरी है, वी नीड द क्वांटिटेटिव डेटा, समझ आया। सो हाँ, ये हम ये भी ले सकते हैं कि ये ऑप्शनल स्टेप है, जो सेकंड स्टेप है, यानी कि जो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन स्टेप है, ये ऑप्शनल स्टेप है हमारी रिसर्च में। बिकॉज अगर आप लोगों की रिसर्च क्वालिटेटिव रिसर्च होगी तो आपकी इस रिसर्च में हाइपोथेसिस नहीं बनेगी, ठीक है, समझ आया। सो इंस्टेड ऑफ हाइपोथेसिस हम क्या बनाते हैं वहाँ पे, वी फ्रेम द रिसर्च क्वेश्चंस, ठीक। ओके। तो मूविंग फॉरवर्ड कि एक रिसर्चर जो होता है उसको मतलब पता होना चाहिए कुछ चीज़ें इस हाइपोथेसिस के बारे में। वो क्या चीज़ें हैं? लाइक फर्स्ट थिंग इज़ ही शुड अंडरस्टैंड द वर्डिंग ऑफ हाइपोथेसिस। मतलब आपको आप जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हो हाइपोथेसिस में, आपको पता होना चाहिए कि कौन से वर्ड्स और कैसे आपको यूज़ करने हैं, ठीक है। सेकंड जो है, आपकी हाइपोथेसिस में वर्ड सिग्निफिकेंट यूज़ होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगी आगे, बट यहाँ पे मैं ओवरव्यू दे रही हूँ आपको। तो आपके हाइपोथेसिस में वर्ड सिग्निफिकेंट होना चाहिए,
ठीक है। तो उसके बाद हाँ, जो आपकी हाइपोथेसिस है वो आपको फ्यूचर टेंस में नहीं होना चाहिए। ठीक, समझ आया? तो फ्यूचर में आप यानी कि आप विल शैल नहीं लगा सकते हो हाइपोथेसिस फ्रेम करने में। आपकी हाइपोथेसिस जो होगी वो हमें कहेंगे कि प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। ठीक है। तो उसके बाद अगर आप देखोगे कि आपके हाइपोथेसिस जो आप फ्रेम कर रहे हो उसके पीछे या कुछ रीजंस होने चाहिए, या हम ये कहेंगे कि रैशनल बिहाइंड द फॉर्मुलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस। आप क्यों ये वाली हाइपोथेसिस बना रहे हो। ठीक है। एंड वन मोर थिंग इज कि whenever you frame the null hypothesis, यानी कि आप मतलब बोल रहे हो कि डिफरेंस नहीं है या रिलेशनशिप नहीं है, या हम ये भी कह सकते हैं हम दूसरी जो हाइपोथेसिस बनाते हैं दैट इज़ द डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। आपको पता होना चाहिए कि आपको नल हाइपोथेसिस बनानी है कि डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बनानी है अपने रिसर्च के लिए। ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब आप हाइपोथेसिस बना रहे हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको वन टेलर टेस्ट करने हैं कि टू टेलर टेस्ट करने हैं। ये हम आगे देखेंगे। ठीक है। एंड वन मोर थिंग कि जो रिलेशनशिप बिटवीन द हम ये कहेंगे कि आपको ये अंडरस्टैंड इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सिग्निफिकेंस लेवल जो है या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जिसको आप कहते हो, एंड द टाइप ऑफ एरर। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको हाइपोथेसिस बनाने से पहले एक रिसर्चर को ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ही शुड हैव अंडरस्टैंडिंग अबाउट दीज थिंग्स। ये हम आगे जाके, या हम लोगों ने इस पर एक और वीडियो बनाया है, वो पहले ही अपलोडेड है चैनल पे, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है। और आगे भी मैं एक और वीडियो इस पर दूँगी। फ़िलहाल मैं ओवरव्यू दे रही हूँ। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज़ दैट इज़ द डेटा कलेक्शन। जो आपकी जो हमारी रिसर्च में थर्ड स्टेप है दैट इज़ डेटा कलेक्शन। ठीक है। तो जब भी हम रिसर्च स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें रिसर्चर को पता होना चाहिए कि उसको जो डेटा मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा। वेयर ही हैज़ टू कलेक्ट द डेटा, वेयर फ्रॉम। ठीक है। दैट मीन्स वेयर फ्रॉम मीन्स कि उसको पता होना चाहिए कि किस पॉपुलेशन पे वो काम कर रहा है। पॉपुलेशन जो है वो उसको पता होना चाहिए पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है। या मतलब उसको पता होना चाहिए लाइक अगर वो एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहा है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहा है, तो उसको पता होना चाहिए कि मुझे डेटा कहाँ से लेना है। या अगर वो मतलब सर्वे स्टडी कर रहा है, उसको पता होना चाहिए कि किस किस पॉपुलेशन पे मुझे सर्वे करना है। या इसी तरीके से अगर आप फ़िलोसॉफ़िकल हिस्टोरिकल रिसर्च कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके डेटा का सोर्स क्या है। समझ आया? एक रिसर्चर को पता होना चाहिए कि उसको डेटा कहाँ से लाना है, वेयर फ्रॉम ही हैज़ टू कलेक्ट द डेटा। ठीक। दैट मीन्स कि वेयर फ्रॉम मीन्स कि उसको पता होना चाहिए कि उसकी पॉपुलेशन क्या है अगर आप सर्वे रिसर्च कर रहे हो। ठीक। उसको पता होना चाहिए कि अगर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है तो उसको पता होना चाहिए कि मैं किन पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। ठीक है। किन पे मुझे करना है। या अगर आप हिस्टोरिकल रिसर्च या फिलोसॉफिकल रिसर्च कर रहे हो तो उसको पता होना चाहिए कि मेरे सोर्स ऑफ डेटा कहाँ से है, मुझे डेटा कहाँ से मिलेगा। समझ आया? ठीक है। सो इसका मतलब है कि रिसर्चर जब भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने जाएगा या डेटा कलेक्ट करने जाएगा, उसके लिए ये मतलब
वो उसके लिए आसान होना चाहिए, बिकॉज़ उसको हर एक मतलब अपनी पॉपुलेशन में हर एक मेंबर के बारे में पता होगा। ठीक। तो अंडर दीज सर्कमस्टांसेस अगर आप देखोगे कि जो हम देख रहे हैं कि फॉर एग्जांपल वी हैव अ लार्ज पॉपुलेशन। ठीक। हम हर किसी को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं अपनी रिसर्च में। ठीक। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, वी टेक सैम्पल फ्रॉम दिस पॉपुलेशन। करेक्ट। तो सैम्पल जब हम ले रहे हैं, सैम्पल हम कैसे ले रहे हैं पॉपुलेशन से, हम ये कह रहे हैं, या जिस टेक्निक से हम सैम्पल ले रहे हैं उसको हम पहले नाम देते हैं कि सैम्पलिंग। ठीक है। वी सिलेक्ट द सैम्पल फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन, क्योंकि हम हर एक मेंबर के पास नहीं जा सकते हैं, इसीलिए हम एक सैम्पल लेते हैं उसका। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये पॉपुलेशन है, तो हम हर एक मेंबर को नहीं पूछ सकते हैं किसी चीज़ के बारे में। तो मैं एक मतलब कुछ लोगों को ले रही हूँ जो मैं अपनी रिसर्च में ले रही हूँ। ठीक। यानी कि ये पोर्शन होना चाहिए, मतलब पर्सन्स होने चाहिए, दीज शुड बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होल पॉपुलेशन। उसको हम कहते हैं सैम्पल। ठीक है। इसको हम कहते हैं सैम्पल, एंड दिस इज़ द पॉपुलेशन फॉर मी, जो इसको आप टारगेट पॉपुलेशन भी कहते हो। तो ये सैम्पल हम कैसे मतलब सिलेक्ट कर रहे हैं, ये हम सिलेक्ट कर रहे हैं थ्रू द टेक्निक जिसको हम कहेंगे कि सैम्पलिंग। उसको हम क्या कहते हैं, सैम्पलिंग। करेक्ट। तो सैम्पल जो होता है हमारी रिसर्च में, इट शुड बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ किसका, ये रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए पॉपुलेशन का। यानी कि पॉपुलेशन में जो होल पॉपुलेशन में फीचर्स होंगे, करेक्टरिस्टिक्स होंगे, वो इस सैम्पल में भी होने चाहिए जो आप चूज़ कर रहे हो। समझ आया? ठीक है। क्योंकि हम पॉपुलेशन से सैम्पल क्यों ले रहे हैं, बिकॉज मतलब हमारे पास, या आप देखोगे टाइम नहीं है या रिसोर्सेज नहीं है कि हम पूरी पॉपुलेशन पे रिसर्च कर सकें, इसीलिए हम एक रिप्रेजेंटेटिव पोर्शन उसे ले रहे हैं जिसको हम नाम दे रहे हैं सैम्पल। ठीक है। और सैम्पल में हम कोशिश कर रहे हैं दैट वी शुड सेलेक्ट द सैम्पल दैट शुड बी द रिप्रेजेंटिंग द होल पॉपुलेशन, जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है, ताकि हमारे जो एरर्स हैं वो कम हो जाए। ठीक है। अच्छा जी। तो सैम्पलिंग जो है, तो सैम्पलिंग में हम आगे भी पढ़ेंगे इसको एक एक करके, फिलहाल मैं ओवरव्यू दे रही हूँ, मैं इसीलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि बस इतना ही है। तो सैम्पलिंग के हमें दो टाइप्स टेक्निक्स जो हैं, दो टेक्निक्स या दो कैटेगरीज़ हैं। एक को हम कहते हैं कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसमें भी बहुत सारे तरीके हैं जो हम आगे देखेंगे। ठीक है। दूसरे को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है। तो ये सैम्पलिंग टेक्निक जो है वो हम लोगों ने दो कैटेगरीज में डिवाइड की है, यहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है। जो भी रिसर्चर है उसको पता होना चाहिए विच सैम्पलिंग टेक्निक ही हैज़ टू यूज़। उसको उसकी स्टडी जो है वो उसमें कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक वो यूज़ कर रहा है, उसको पता होना चाहिए। ही हैज़ टू डिसाइड कि सैम्पलिंग टेक्निक जो वो यूज़ करेगा उसको पहले ही उसके बारे में डिसीजन लेना है, वेदर ही हैज़ टू गो विद नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और विद प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक। फर्दर सैम्पलिंग के साथ साथ उसको एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि उसका सैम्पल साइज़ जो है, यानी कि वो कितने लोगों को ले रहा है, उसको ये भी पता होना चाहिए कि मेरा सैम्पल साइज़ कितना होना चाहिए, या उसको एक अप्रोप्रिएट सैम्पल साइज़ लेना है ताकि सैम्पलिंग एरर ना हो। ये हम आगे भी देखेंगे। ठीक। समझ आया? सो आफ्टर मतलब
लोकेटिंग द सैम्पल, या हम ये कहेंगे कि आफ्टर सेलेक्टिंग द सैम्पल सेलेक्ट करने के बाद इसको क्या करना है एक रिसर्चर को, ही हैज़ टू डिसाइड अबाउट द टूल, या जिसको आप इंस्ट्रूमेंट भी कहते हो इन टर्म्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, क्योंकि डेटा कलेक्ट करना है ना, तो डेटा कलेक्शन के लिए हमें टूल होना चाहिए, या डेटा कलेक्शन के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, एक एक करके हम उनको आगे पढ़ेंगे। लाइक वी हैव सो मेनी टेस्ट्स, personality tests, intelligence tests, we have so many scales, we have so many inventories. ठीक है, we have another tool, that's the observation में भी आप लोगों को आगे देखना है कि पार्टिसिपेट एंड नॉन पार्टिसिपेटरी वट एवर। वी हैव इंटरव्यू शेड्यूल्स। ठीक, तो इनमें से आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हो जो आपके रिसर्च में, या आप ये ऐसे लोगे कि जो आपके रिसर्च के लिए सूटेबल है। ठीक है, वी हैव स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चनियर्स, राइट। ठीक, समझ आया। सो ऑन द वन हैंड कि हम एक टूल मतलब सिलेक्ट कर रहे हैं, दूसरा हम ये कह रहे हैं कि हमें ये भी देखना है कि जो टूल हम यूज़ कर रहे हैं अपनी रिसर्च में, क्या वो अगर स्टैंडर्डाइज्ड टूल है तो उसकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी हमें देखनी है कि वो रिलायबल हैं हमारी रिसर्च के लिए, वो वैलिड हैं जहाँ पे हम इसको यूज़ कर रहे हैं। यानी कि जो भी टूल आप यूज़ करोगे, आपको उसके फीचर्स देखने हैं, उसके करेक्टरिस्टिक्स देखने हैं कि वो जो टूल आप यूज़ कर रहे हो, वेदर इट्स हैविंग द रिलायबिलिटी, ठीक, वेदर इट्स हैविंग द वैलिडिटी, ठीक। इसमें आपको ये भी देखना है कि जो ऑब्जेक्टिविटी इस टूल में पाई जाती है कि नहीं, हाउ सेंसिटिव इज़ दिस टूल। ठीक है, सेंसिटिविटी अक्सर हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस में। एंड द एप्लीकेबिलिटी, या जो आप लोगे लाइक यूजेबिलिटी। तो ये भी हम अलग से देखेंगे एक लेक्चर में कि टूल के करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होनी चाहिए। जो स्टैंडर्डाइज्ड टूल है उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, सो अगर आप लोगों ने मतलब रिलायबल वैलिड टूल अब चूज़ किया है, तो दैट मीन्स आपका जो आप डेटा उससे कलेक्ट करोगे वो भी रिलायबल और वैलिड डेटा होगा। जो आपकी फाइंडिंग्स होंगे दैट विल बी रिलायबल फाइंडिंग्स, करेक्ट। तो ये हुआ सिलेक्शन ऑफ द टूल। अब उसके बाद जब हम लोगों ने टूल सेलेक्ट किया, देन वी डिसाइड कि हम लोगों को कौन सा मेथड यूज़ करना है डेटा कलेक्शन के लिए। देन वी डिसाइड अबाउट द मेथड ऑफ रिसर्च, मतलब कौन हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, लाइक पिछली वाली लेक्चर में आप लोगों को बोला था कि हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। वी हैव फिलोसॉफिकल मेथड, वी हैव हिस्टोरिकल मेथड, वी हैव सर्वे मेथड, वी हैव एक्सपेरिमेंटल मेथड, ठीक, वी हैव केस स्टडी। तो आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो वो हमें डिसाइड करना है इसमें। समझ आया? तो फिर हम उसी मेथड के स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं अपनी रिसर्च में। अगर केस स्टडी है तो वैसे ही हमारा डेटा कलेक्शन होगा, अगर सर्वे है तो वैसे ही बाकी स्टेप्स फॉलो होंगे, अगर फिलोसॉफिकल है तो बाकी जो चीज़ें हैं वो वैसे ही होंगी। ठीक है, सो दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ द डेटा कलेक्शन कि डेटा कलेक्शन में होता क्या क्या है। नाउ द फोर्थ स्टेप इन आवर रिसर्च इज़ दैट इज़ द डेटा एनालिसिस। अब आपके हाथ में डेटा है, यू हैव ऑलरेडी कलेक्टेड द डेटा। ठीक, अब उस डेटा की क्या करनी है, एनालिसिस। ठीक है,
अगर आपके पास दो तरह के डेटा है, आप लोगों को पता है ना, कौन कौन सा? वेरी गुड, इट्स क्वालिटेटिव एंड इट्स क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो आपके पास दो तरह के डेटा हैं। अब आपको इन दो तरह के डेटा जो है, आपको इनको एनालिसिस करनी है। तो अगर आप क्वालिटेटिव डेटा को एनालिसिस कर रहे हो, क्वालिटेटिव डेटा की एनालिसिस कर रहे हो, जो टेक्निक्स आप इसके लिए मतलब यूज़ कर सकते हो, दैट्स लाइक कंटेंट एनालिसिस है, जो अक्सर आप कर रहे हो बट आप उसको पूरी तरीके से अप्लाई नहीं कर रहे। ठीक है, आप मेटा एनालिसिस कर रहे हो। ठीक है, आप स्वॉक एनालिसिस कर रहे हो, है ना? समझ आया? तो जो क्वांटिटेटिव डेटा है, इसके लिए हमें स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अवेलेबल है इस डेटा को एनालाइज करने के लिए। जो मैंने आपको पिछले वाले स्लाइड में भी बोला है कि क्वांटिटेटिव डेटा के लिए हमें स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अवेलेबल है, ताकि उन नंबर्स, जो नंबर्स हमने लिए हैं, उन नंबर से हम मीनिंग निकाल सकें। करेक्ट? समझ आया? सो जो रिसर्चर है उसको मतलब पता होना चाहिए कि जो स्केल ऑफ मेजरमेंट वो यूज़ कर रहा है अपने डेटा के लिए, वो कौन सी स्केल ऑफ मेजरमेंट है। अगर आप लोगों ने आप लोगों को स्केल्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में नहीं पता है, तो हमने एक वीडियो इस पे बनाया है अलग से, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। करेक्ट? तो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स मतलब जो है वो चूज़ हम करते हैं अकॉर्डिंगली, जैसे हमारा मतलब डेटा होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेटा, मतलब डेटा हमें क्या डिमांड कर रहा है, या जो हम लोगों ने कौन सी स्केल मतलब यूज़ की है फॉर द, जो हमारा डेटा है किस स्केल पे है, वेदर इट्स ऑन नॉमिनल स्केल, वेदर इट्स ऑन ऑर्डिनल स्केल, वेदर इट्स ऑन रेशो स्केल और इंटरवल स्केल। तो कौन सी स्केल पे हमारा डेटा है, उसी तरीके से हम चूज़ करते हैं स्टैटिस्टिकल टेक्निक को। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जो है, हम ये कह सकते हैं कि हमारी रिसर्च में दो तरह की स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज़ होते हैं। ठीक है, आगे दैट इज़ द पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, और दूसरे को हम कहते हैं नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। इनको भी हम इलॉबरेटेड देखेंगे। ठीक, तो एक रिसर्चर को चूज़ करना है दैट ही वेदर ही हैज़ टू गो फॉर नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिकल टेक्निक और वेदर ही हैज़ टू गो फॉर पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग। ठीक, तो ये पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक या कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक आपको यूज़ करनी है, ये आपको पता चलेगा फ्रॉम द वर्ड्स विच यू हैव यूज्ड इन द हाइपोथेसिस। इसीलिए मैंने कहा था कि आप ख्याल रखना है वाइल मतलब राइटिंग द हाइपोथेसिस कि आप कौन से वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उनमें क्या वर्ड आप यूज़ कर रहे हो, उससे हमें पता चल रहा है विच स्टैटिस्टिकल टेक्निक वी हैव टू अप्लाई फॉर ना मतलब अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्टिव की वर्डिंग होनी चाहिए दैट शुड बी पिन पॉइंटेड। समझ आया? This is the data analysis, and the last step of our research is that is the conclusion. ये हमारी रिसर्च का लास्ट स्टेप है। तो इसमें क्या हमें मिल रहा है? इट्स नथिंग बट इट्स द फाइंडिंग्स विच यू हैव
found in your research while going through that, while going through the steps of solving the problem? समझ आया? सो इस ये जो कंक्लूजन है, इसमें आपको पता चल रहा है वेदर यू हैव अचीव्ड, मतलब आपने जो ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम किए हैं क्या वो आपने अचीव किए कि नहीं किए। ठीक है, होता है दैट्स द लिंक बिटवीन द ऑब्जेक्टिव्स एंड द फाइंडिंग्स। ठीक, इसमें हमें लिंकेज होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव्स और फाइंडिंग्स के दरमियान। अगर मीन्स जब आपने ऑब्जेक्टिव बनाए हैं तब आप फाइंडिंग्स भी कर रहे हो। समझ आया? So this is all about the overview of the steps of research. मैंने आपको एक एक करके ओवरव्यू दिया है स्टेप्स ऑफ रिसर्च का। आई होप आप लोगों ने समझे होंगे पांचों के पांच स्टेप्स। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट स्टेप से, दैट्स द आइडेंटिफिकेशन, जहाँ पे आपको वेरिएबल्स के बारे में पहले बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास विल बी रिगार्डिंग द वेरिएबल्स इंशाल्लाह। सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो आपको क्या क्या क्वेश्चंस हैं। ठीक, ओके, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।